वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सुंदर मैजिकल मूवी की, जिसके अंदर एक ऐसी दुनिया है जो कि हमारी दुनिया से अलग है। लेकिन अगर वो दुनिया एग्जिस्ट ना करे और उसमें रहने वाले जानवर ही एग्जिस्ट ना करे तो हमारी दुनिया से पानी और उजाला दोनों ही गायब हो जाएंगे। और बुरे साये को दूर रखने के लिए ऐसी दुनिया का होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसी एक मैजिकल दुनिया में चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ऑर्फन था, क्योंकि उसकी माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं रहे थे। लेकिन गीगन के साथ में उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहा करते थे, उसके दादा और दादी। गीगन के ग्रैंडफादर लाइट हाउस पे काम किया करते थे। वो लाइट हाउस बहुत ही खास था, क्योंकि उस लाइट हाउस की लाइट जलने के कारण ही दूसरी दुनिया का अंधेरा इस दुनिया में नहीं आ सकता था। हर रात दादाजी के लाइट जलाने पे दूसरी दुनिया का अंधेरा दूर रहा करता था। कहा जाता था कि जिस भी दिन ये लाइट बंद हुई तो दूसरी दुनिया का शिकारी इस दुनिया में आ जाएगा। वो एक ऐसे हिरन को ढूंढना चाहता है जिसके सींगों के अंदर मैजिकल पावर्स थी, ऐसी मैजिकल पावर्स जिससे कि रोशनी और इसी के साथ में नदियों का पानी जिंदा रहता है। अगर वो शिकारी हिरन को ढूंढ लेता है और उसके सींगों को ले जाता है तो हर जगह अंधेरा हो जाएगा। दादाजी के होने के कारण आज तक भी लाइट्स कभी बंद नहीं हुई। इसी के कारण सारी चीजें बहुत ही ठीक चला करती थी। गीगन को डीजे बनने का शौक था और आज रात को होने वाली पार्टी में वो डीजे प्ले करने वाला था। गीगन की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम मोया था। गीगन आज रात को प्ले करने के लिए एक सीडी परचेस करता है और इसी के साथ में अपने ग्रैंडपा के पास में भी जाता है और उनके साथ में बहुत सारा डांस करता है। गीगन के दादाजी अपने टाइम के बहुत अच्छे डांसर हुआ करते थे, लेकिन अब उम्र होने के कारण वो ज्यादा डांस नहीं कर पाते। गीगन के दादाजी हमेशा से ही गीगन को मैजिकल हिरन की कहानियां सुनाया करते थे। जब तक वो हिरन जिंदा रहेंगे तब तक शहर चमकता रहेगा। जिस भी दिन शिकारी यहाँ पे आ गया उस दिन नदियों का पानी सूख जाएगा। बस लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। गीगन को तो ये बस कहानियां ही लगा करती थी। ग्रैंडपा हर रात को लाइट हाउस की लाइट जलाया करते थे। गीगन को भी ये काम आता था। एक दिन गीगन उनकी मदद कर रहा था और उसी दिन गीगन के ग्रैंडफादर अपनी आखिरी सांस लेते हैं, जिसके बाद उनका फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ पे कई सारे लोग आए थे। गीगन की ग्रैंडमा और गीगन दोनों ही बहुत सैड थे, लेकिन वहाँ के लोगों का एक रिचुअल था कि किसी के भी जाने पे उसका दुख नहीं मनाया जाता था, बल्कि उन्हें खुशी खुशी अलविदा किया जाता था। इसी के कारण शहर के लोग यहाँ पे डांस करने लगते हैं। ग्रैंडपा के जाने के बाद में इस लाइट हाउस की जिम्मेदारी अब गीगन को दी जाती है, लेकिन गीगन अपने ग्रैंडपा के जाने के दुख से ओवरकम नहीं कर पा रहा था। इसी चक्कर में उस रात वो लाइट हाउस की लाइट नहीं जलाता। जैसा कि दादाजी ने कहा था कि वो शिकारी लाइट बंद होने का ही इंतजार कर रहा है, और होता भी ऐसे ही है। जिस रात को लाइट हाउस की लाइट नहीं जलती वो शिकारी शहर के अंदर आ जाता है। मोया को जब पता चलता है कि गीगन ठीक नहीं है तो वो उसे नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाती है। गीगन इतना परेशान था कि वो रात में डीजे भी नहीं बनना चाहता था। मोया गीगन का मूड ठीक करने के लिए उसे काफी सारी कैंडीज दिलाती है और गीगन इन्हीं कैंडीज को लेके एक नदी के किनारे बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे कई सारे मेंढक आ जाते हैं जो कि गीगन को बहुत परेशान करते हैं। ऊपर से उसकी सारी कैंडीज भी खत्म कर देते हैं। गुस्से के अंदर आके गीगन अपनी आखिरी कैंडी भी पानी के अंदर ही फेंक देता है। गीगन इस वक्त टाइम होने पे एक पेड़ के ऊपर चढ़ के अपने दादाजी की वीडियोस देखने लगता है। तभी यहाँ पे बहुत तेज तूफान आता है और यहाँ की भेड़ें उड़ने लगती है। एक भेड़ के कारण गीगन भी उसके अंदर अटक जाता है और ये दोनों बहुत दूर आ जाते हैं। उस भेड़ के चक्कर में गीगन ऑलमोस्ट पहाड़ी से नीचे लटक जाता है। इसी वक्त मोया आके उसे ऊपर उठा लेती है। वो गीगन को कहती है कि क्या तुम तैयार हो तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े एडवेंचर के लिए। गीगन उसकी बात सुनता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका बैलेंस नहीं बैठता और वो पानी के अंदर गिर जाता है। गीगन को एक तो तैरना भी नहीं आता था, ऊपर से वो वाटरफॉल से नीचे गिरा था। लेकिन मोया को तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसका रोज का एक्सपीरियंस हो। वो तो पानी के अंदर बस उड़ रही थी। पानी से निकल के ये लोग किनारे पे पहुंच गए थे, जहाँ पे मोया अपने साथ में गीगन को लेके इसी जंगल के अंदर लेके जाने लगती है। गीगन को समझ नहीं आता कि ये इतनी खूबसूरत दुनिया आखिर उसने पहले कभी क्यों नहीं देखी। जिसके बाद में मोया यहाँ पे अपना डांस स्टार्ट करती है। मोया को डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन सबसे खास बात तो ये थी कि वो पानी के ऊपर डांस कर रही थी, जो कि इम्पॉसिबल था। गीगन को लगता है कि जरूर वो भी डांस कर पाएगा, हो सकता है ये सब कुछ उसका सपना हो, लेकिन गीगन तो पानी के अंदर गिर जाता है। अब तक रात हो गई थी और ये दोनों साथ ही बैठे थे, जहाँ पे मोया बताती है कि उसने अपनी ग्रैंडमा को इसी जगह देखा था। इस जगह में जादू है। गीगन जिसके बाद में अपना फोन स्टार्ट करता है और वो मोया के साथ में अपने ग्रैंडफादर की वीडियो देखने लगता है। गीगन चाहता था कि बस एक बार वो अपने ग्रैंडपा से वापस मिल सके। अगली सुबह गीगन के पास में फ्रॉग्स थे और जैसे ही वो उठता है तो डर जाता है कि आखिर ये मेंढक बोलना क्या चाहते हैं। तो मोया बताती है कि ये दोनों तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास में बहुत सारे बच्चे हैं और इन्होंने तुम्हारी कैंडी चुराई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका एक बच्चा इन्हें नहीं मिल रहा है। क्या तुमने इन्हें देखा है? गीगन मोया से पूछता है तुम्हें आखिर कैसे पता कि ये क्या बोलना चाहते हैं? तो मोया बताती है कि इनकी लैंग्वेज मैं नहीं जानती, बल्कि वो जो दोनों पीछे खड़े हैं ना वो जानते हैं। जब गीगन पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे बहुत बड़े बड़े से हिरन थे। गीगन को बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि आज उसके साथ में क्या क्या हो रहा है। आखिर बोलने वाले हिरन उसके सामने कैसे आ गए? लेकिन मोया उसे एक चांटा लगाती है और बताती है कि ये सब कुछ हकीकत है। देखते ही देखते यहाँ पे काफी सारे हिरन आ जाते हैं, वैसे ही जैसे कि दादाजी की कहानी में थे, बड़े बड़े सींगों वाले हिरन। और आते ही वो डांस करना शुरू कर देते हैं। गीगन के पास में
हिरण का राजा आके मिलता है जिसका नाम पैट्रिक था। वो राजा इसलिए था क्योंकि वो सबसे बड़ा, सबसे बूढ़ा और साथ ही में उसके सींग भी सुनहरे थे। मोया गीगन को पैट्रिक से मिलवाती है, जहाँ पे गीगन अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है कि कैसे वो इन सबको जानते थे पहले से ही। और पैट्रिक कहता है कि बताओ तुम्हारे दादाजी के बारे में। तब गीगन अपने दादाजी के बारे में बताता है कि वो बहुत ही अच्छे डांसर थे और साथ ही में वो लाइट हाउस कीपर थे। पैट्रिक अपने साथ में गीगन को लेके आगे जाता है और नदियों को दिखाता है कि हर रात लाइट जलने से ही ये नदियाँ चलती रहती है। ये नदियाँ ही हैं जो कि हर एक चीज को आपस में जोड़ती है। जब सब लोग डांस करते हैं एक साथ में, या फिर हम कह सकते हैं कि जब ये हिरण एक साथ में डांस करते हैं तो ये नदियाँ और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जिसके बाद सीन यहाँ शिकारी के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि उस जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे वो हिरण को ढूंढने आया था। शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए यहाँ पे अपने ट्रैप्स लगाना शुरू कर देता है। अब ये सारे हिरण मिलके एक बहुत ही शानदार गेम खेलना शुरू कर देते हैं। पहले तो गीगन इनके बीच में नहीं खेल पा रहा था क्योंकि वो ठहरा छोटा सा और साथ ही में दो हिरण लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं। इस चक्कर में गीगन को भी एंट्री लेनी पड़ती है। जब गीगन को कहा जाता है कि तुम तो खेल ही नहीं पा रहे, अगर तुम्हें खेलना है तो ऐसे सोचो कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें देख रहे हैं। जिसके बाद तो गीगन बहुत अच्छी तरीके से खेलता है और ऊपर से अपनी टीम को भी जिता देता है। जीतने वाली टीम तो गीगन के लिए बहुत खुश थी, लेकिन गुस्से के अंदर एक हिरण बॉल को बहुत दूर फेंक देता है। गीगन उस बॉल को लेने के लिए जाता है और काफी दूर उसे एक लाइट हाउस दिखाई देता है, खंडर सी जगह। अंदर जाने के बाद गीगन को कई सारे सुंदर सुंदर से डिजाइन दिखाई देते हैं और साथ ही में वो शिकारी जो कि गीगन को अपने साथ अपनी काली दुनिया में चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी मेरे साथ ही है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन गीगन को याद था कि उसके दादाजी ने मना किया था कि उस शिकारी पे कभी विश्वास मत करना। ये शिकारी गीगन को टॉर्चर करने लगता है कि तुमने ही उस दिन लाइट बंद रखी थी, यही कारण था कि मैं लौट आया। अब आखिर तुम किसकी मदद लोगे? गीगन वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। गीगन चाहता था कि आखिरी बार वो अपने दादाजी से मिले। इसी के कारण पैट्रिक गीगन और मोया दोनों को लेके एक नदी के पास आ जाते हैं। पैट्रिक बताने लगता है कि यही वो आखिरी छोर है जिसके बाद आत्माएं यहाँ से चली जाती है। गीगन कहता है कि आखिर मेरे दादाजी कहाँ मिलेंगे? पैट्रिक बताता है कि ये बात तो तुम्हें गेट कीपर बता सकता है, जो कि एक बहुत ही बूढ़ा हिरन था। गीगन जाके उनसे पूछता है कि क्या आपने मेरे दादाजी को देखा था? तो वो गेट कीपर बताता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल तुम्हारे दादाजी को देखा था, जो कि यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से नाचते गाते हुए आए थे। इतनी ही देर में वो शिकारी यहाँ पे पहुँच जाता है, जो कि एक हिरन के सींग को शूट करता है, जिसके चक्कर में सारे हिरन वहाँ से भागने लगते हैं। बैनी हेल्दी होने के कारण भाग नहीं पाता और वो शिकारी इस मोटे से बैनी हिरन को पकड़ लेता है। पैट्रिक उसे बचाने के लिए भी आता है, लेकिन वो शिकारी से फाइट नहीं कर पाता। पैट्रिक आखिरकार इस शिकारी के ऊपर भारी पड़ ही चुका था, लेकिन तभी वो शिकारी गीगन को पकड़ लेता है और गीगन के बदले वो पैट्रिक के सींग मांगता है। पैट्रिक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी सींग क्यों चाहिए? तभी शिकारी बताता है कि मुझे अंधेरा लेके आना है इस जगह पे, मुझे किसी भी तरीके का उजाला नहीं चाहिए। गीगन को बचाने के चक्कर में पैट्रिक को आगे आना पड़ता है और शिकारी पैट्रिक को शूट कर देता है। जैसे ही पैट्रिक की मौत होती है वैसे ही सारा पानी सूख जाता है, ऊपर से हर जगह अंधेरा भी हो जाता है। गीगन को जब होश आता है तो उसके सामने पैट्रिक मरा हुआ था, साथ ही में अब उसके सींग भी उसके पास नहीं थे। गीगन को लगता है कि ये सब कुछ उसकी गलती के कारण हुआ है। काश अगर उस दिन वो लाइट हाउस को बंद नहीं करता तो आज इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं होती। पैट्रिक के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल जाती है। सारे हिरन मिलके पैट्रिक का फ्यूनरल करते हैं और उसे याद करते हैं। गीगन को पता था कि वो ऐसी सिचुएशन नहीं होने देगा और साथ ही में वो शिकारी को रोक भी लेगा। इसी के कारण वो समुद्र के किनारे तक भागता है। वहाँ का गेट कीपर उसे मिलता है और गीगन को बताता है कि वो शिकारी अभी अभी यहाँ से निकला है। अगर तुम्हें सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें उन सींगों को पानी के अंदर गिराना होगा। जिसके बाद में गीगन शिकारी के ऊपर पत्थर मारना शुरू करता है, जिसे सबसे पहले तो शिकारी की गन पानी में गिरती है और उसके बाद में उसकी लाइट टूटती है। पानी में रहने वाली मछलियाँ भी गीगन की मदद करना शुरू करती है। गीगन जिसके बाद आगे बढ़ता है और शिकारी से पैट्रिक के सींग लेके पानी के अंदर गिरा देता है। जैसे ये सींग पानी के अंदर जाते हैं तो पानी वापस से जिंदा हो जाता है और इसी के साथ में पैट्रिक की सोल भी निकल के बाहर आती है। वो सुंदर सी सोल शिकारी को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देती है। इसी चक्कर के अंदर गीगन भी पानी के अंदर गिर गया था, लेकिन तब वहाँ की मछलियाँ गीगन को बाहर निकाल देती है। अब तक सुबह हो चुकी थी और गीगन को वो फ्रॉग मिलता है जिसकी मम्मी डैडी उससे मदद मांगने के लिए आए थे। गीगन उस फ्रॉग को अपने साथ ले जाता है। गीगन लौटता है और उस फ्रॉग कपल को उनके बच्चे को दे देता है। सारे फ्रॉग्स बड़े खुश थे और साथ ही में गीगन को एक फ्रॉग किस भी देते हैं। अब गीगन को ये राज पता चल गया था कि आखिर मोया कैसे पानी के ऊपर चल पाती है, क्योंकि वहाँ की मछलियाँ अब गीगन को जान चुकी थी और वो भी उसे पानी में चलने देती है। साथ ही में पैट्रिक के बाद जो यहाँ का सबसे बूढ़ा हिरन था वो बैनी था, इसीलिए बैनी को अब यहाँ का किंग बना दिया जाता है। उसके सींग पहले से बहुत बड़े और सुनहरे हो गए थे। गीगन और मोया इस सुनहरी दुनिया से निकल जाते हैं और खुद के शहर में जाने लगते हैं। जाने से पहले मोया गीगन को कहती है कि चलो शाम को मिलते हैं आज की पार्टी में। तो गीगन कहता है कि हमें तो वहाँ गए बहुत दिन हो गए ना। तो मोया बताती है कि वो जादुई जगह थी, हमें गए हुए बहुत कम टाइम हुआ है। अब गीगन पहले से बहुत ज्यादा खुश था, इसी के कारण वो रात की पार्टी में डीजे प्ले करने के लिए भी रेडी हो जाता है। सबसे पहले तो वो घर जाके लाइट हाउस की लाइट स्टार्ट करता है, जहाँ बाहर आते ही उसे अपने ग्रैंडफादर मिल जाते हैं। उसके ग्रैंडपा गीगन को कहते हैं कि मैं तुम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ, तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। गीगन आखिरी बार अपने ग्रैंडफादर के गले लग जाता है और उसके ग्रैंडफादर यहाँ से
से चले जाते हैं। इसी रात की पार्टी में सभी बहुत डांस करते हैं। गीगन बहुत अच्छी तरीके से प्ले करता है और सारे लोग डांस करके खुशियां मनाते हैं। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।